क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है? इसका दो टूक मैसेज ये है कि बिहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में है। राहुल गांधी, तेजस्वी, पीके सब फालतू की बात है। थोड़ी बहुत दिलचस्पी पीके को लेकर के थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, गहराइयों से उनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो शायद कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो भी फेल। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे मतदाताओं को, जनता को टुकड़ों में बांटकर, उनके अलग अलग समूह बनाकर, उनके ग्रुप लीडर बनाकर, एरियाज बनाकर चुनाव से पहले इतना नगद पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सरकारी योजनाओं का कि ये कहीं भी उसके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। आप सोचिए कि छठ से पहले 10,000 रुपये एक महिला के खाते में आना, उसके लिए निश्चित तौर पे एक अमृत काल था उस वक्त का, और सब परिवार वाले इस 10,000 रुपये को देखकर सब कुछ भूल गए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार इस मिथ को तोड़ देंगे कि नीतीश कुमार के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बन सकती। मार्क माई वर्ड्स, 14 तारीख को आप देखेंगे भाजपा will emerge as the single largest party. With JDU, it will form the government. It will have its own chief minister. और 17-18 तारीख को आप देखेंगे पटना में भगवा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा इस बार। तो सर, आपने अभी कहा, इसलिए मेरा सवाल है कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव? नीतीश कुमार सीएम जैसा भी आपने कहा होंगे या नहीं होंगे? और दूसरा, नीतीश कुमार की जो पलटू राम की एक इमेज बन गई है, उसके बाद भी बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है क्या सर? चेहरा तो आज भी है वो, लेकिन वो एक मुखौटा है। चुनाव लड़ाने का असली चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, गेम चेंजर नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण आज मजबूर होकर, इच्छा से अनिच्छा से भाजपा ने भी, एनडीए ने अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाया हुआ है। और दूसरा आपका अहम सवाल ये है कि पलटू राम की इमेज के बावजूद ये सब कैसे हो रहा है? तो पॉलिटिकल कंपल्शंस वो अच्छे से जानते हैं कि 4 बार वो दल बदल कर चुके हैं। 4 बार जैसे कहना चाहिए कि पॉलिटिकल बिट्रेल ये सब हो चुका है। 2010 में कुछ था, 15 में था, फिर 17 में था, 22 में था। हर बार उन्होंने पाला बदला और पूरे देश में इमेज बन गई नीतीश कुमार की। एक जो कहते हैं सुशासन बाबू हैं, उनकी इमेज एक बार ये बन गई कि पलटू राम हैं। इसके बावजूद ये है कि ये बिहार की राजनीति की व्यवस्थाएं हैं कि कोई एक दल वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं जीत सकता। उसी का परिणाम ये है कि आज नीतीश कुमार सामने हैं और एनडीए का चेहरा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, चेहरा बने हुए हैं। सर, एनडीए में जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है, उसके बाद जेडीयू का एक तरीके से दर्जा रहा है बिग ब्रदर वाला, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी के बीच में 101 सीटों पर सहमति बनी है, यानी दोनों बराबरी पर हैं। ऐसे में इसका मैसेज क्या जाता है? जो बिग ब्रदर वाली छवि रही है जेडीयू की, क्या वो समाप्त होता नजर आता है? क्या मैसेज? इसका मैसेज क्लियर है। बीजेपी इज गोइंग टू हैव इट्स ओन चीफ मिनिस्टर इन पटना ऑन 14th। नो बड़ा भाई छोटा भाई, जुड़वा भाई। और कितना खूबसूरत नाम दिया है इस इक्वेशन को उन्होंने कि फर्स्ट पैरिटी एंड फर्स्ट यूनिटी। ये भाजपा के जो मीडिया मैनेजर्स हैं, पीएमओ के मीडिया मैनेजर्स हैं, उनका कितना खूबसूरत एक नाम है, इस एक नारा उसके पीछे जो उन्होंने दिया है। और बाकी ये है कि कोई बड़ा नहीं है, बराबर हैं पहली बार दोनों जो हैं। और एक जो मानसिक साइकोलॉजिकल जो डोमिनेंस थी नीतीश कुमार की, या जो अपर हैंड था साइकोलॉजिकल नीतीश कुमार का, जिसे हम कहते हैं, वो भाजपा ने एक झटके में ख़त्म कर दिया, दोनों को बराबर रख के। तो साइकोलॉजिकली आज बराबर हैं। ये एक झटका है नीतीश कुमार के लिए। तो वास्तविकता यही है कि अब दोनों बराबर हैं और इसका मैसेज यही है कि भाजपा अपना क्लेम स्टेक करेगी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। दिस इज ऑल। सर, ये जो 29 सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी इतना ज्यादा क्यों झुक रही है चिराग पासवान के सामने? ये कहानी की बात नहीं है। एक तो क्या, नरेंद्र मोदी को नब्ज की पकड़ है, जनता की पकड़ रहती है उनको। आपके सारे चुनावी रणनीति एक तरफ, और नरेंद्र मोदी खुद का जो ग्राउंड आकलन है, फर्स्ट आकलन जो उनका होता है, वो एक तरफ होता है हमेशा। उनका पक्का ये आकलन है शुरू से कि चिराग इज ए कंपल्सरी कंपोनेंट इन दिस गवर्नमेंट, और अगर हमें सरकार बनानी है एनडीए की और विपक्ष को निश्चित तौर पे हराना है, स्वीपिंग मेजोरिटी लेनी है, हमें कोई उसमें से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें
जो चिराग पासवान है, एक कंपल्सरी कंपोनेंट है, एक पॉपुलर कंपोनेंट है। पिछले लोकसभा में 100% उसकी स्ट्राइकिंग रेट थी, 5 सीटें जीती। तो किसी न किसी कारण से और प्लस मेरिट है जो पॉलिटिकल, उससे प्रधानमंत्री के मन में उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है चिराग के प्रति। तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा भी कुछ भी करो, इसको 29 करो, 19 करो, ये आपका काम है, लेकिन ये चिराग बाहर नहीं जाना चाहिए। पिछली बार नीतीश के बाहर चला गया था, तो नीतीश कुमार के जो है ना 30-35 सीटों का नुकसान किया उसने, खुद से 135 पे लड़ा, एक भी जीता, वो अलग बात है। फिर जो लोकसभा में 5 सीटें जीती, वो 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को प्रभावित करती हैं, तो कम से कम इतना प्रभाव तो आज है उसका, दैट वे जो है। तो एक पॉलिटिकल विजडम के नाते, दूरदर्शिता के नाते फिर शीर्ष स्तर से फैसला हुआ कि ठीक है, एकोमोडेट करो, जाएगा कहाँ, रहेगा तो हमारे साथ ही, हुआ। सर, पटना में इस बात को लेकर के चर्चा है कि भाजपा 101 सीटों पर नहीं 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या इसके मायने? ब्रिलियंट, ये बिल्कुल सही है भाई। डायरेक्टली तो 101 है, 29 आप उसकी मान लीजिए जी, फिर 6 उसकी मांझी के मान लीजिए, 6 कुशवाहा के मान लीजिए, इजिकल टू 142। तो मास्टरमाइंड है बीजेपी का, अमित शाह का गणित मास्टरमाइंड है, सपोर्टेड बाय जेपी नड्डा जो है। तो दैट वे आज ये सच है कि बीजेपी बाय प्रॉक्सी खुद तो 101 और बाय प्रॉक्सी 142 पे लड़ रही है। दिस इज ऑल। सर, क्या ये सच है कि इस चुनाव में ड्राइविंग सीट पर अगर कोई है तो वो बीजेपी है? ऑफ कोर्स, पटना पिछली बार जब गया तो मैंने देखा कि नीतीश सरकार का जो पिछले 2 साल से रिमोट कंट्रोल है, वो दिल्ली और पटना में जो है वो बीजेपी के पास है। जितने फैसले 2 साल में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं नीतीश कुमार के, उनमें सब भाजपा की आपको जो है ना साफ छाप दिखाई देती है। नीतीश कुमार के जो 2 मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो अमित शाह के शरण में दिल्ली में आए दिन वहीं रहते हैं। शुरू में ऐसा लगता था कि जेडीयू ड्राइविंग सीट पे है, उस समय क्या है, उस समय भी आपका जो है बीजेपी ये ड्राइविंग सीट पे थी, लेकिन लगता ऐसा था कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं, दूसरी पार्टी जो है। अब उन्होंने उस भ्रम को, उस पर्दे को हटा दिया है और ऐसा लग गया है। अब देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की एक योजना का श्री गणेश किया वहाँ पे, दैट वे है, तो थोड़ा सा लीक से हटके था। तो क्लियर मैसेज है उसका कि पटना की कमान पूरे तौर पे नीतीश कुमार सरकार की कमान, दैट वे जो है, और रिमोट कंट्रोल जो है वो भाजपा के पास है, दिल्ली में है, पटना में है, दोनों लेवल पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सर, 1995 के बाद से आज तक बिहार में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने बूते सरकार नहीं बना पाई है, क्या इसकी पुनरावृत्ति इस बार भी होगी? एब्सोल्युटली हो चुकी है। कोई भी दल 122 सीट लाने की स्थिति में नहीं है आज, खुद के बूते, न बीजेपी है, न जेडीयू है, न आरजेडी है, अपने बूते जो है। अगेन द मल्टीपल पार्टी रूल, नो सिंगल पार्टी रूल। सिंगल पार्टी रूल इन बिहार एंडेड विद लालू प्रसाद इन 1995। उसके बाद रिपीट ही नहीं हुआ, न कभी नीतीश कुमार बहुमत में आए, न कोई दूसरी पार्टी बहुमत में आए। तो इट्स ए हार्ड फैक्ट ऑफ बिहार पॉलिटिक्स, इट्स गोइंग टू बी रिपीटेड दिस टाइम। सर, इन चुनावों में एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है क्या वाकई गेम चेंजर साबित होंगे क्या? ऑफ कोर्स, शुरू किया था नीतीश कुमार ने 15 साल पहले, उसको परिणाम दिया नरेंद्र मोदी ने। 75 लाख महिलाओं को एक साथ अपने सामने दिलवाया और ये कहा कि हम 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, ठीक है। और कुल 1.21 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं इसकी बेनिफिशरी हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के रूप में कि 10,000 से 2 लाख तक की सहायता देंगे। अब ये तो मतलब उससे की बात है ना, गेम चेंजर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा ऐसा लगता है 70-75% महिलाओं का वोट है ना, वन साइडेड इसी रूलिंग फ्रंट को जाएगा, मीन्स बीजेपी और कहीं टू सम एक्सटेंट जेडीयू। जो मान लीजिए कि नारियों का जो महत्व है या नारियों की जो उसकी बेनिफिशरी है, मतलब इस तरह पॉलिटिकल बेनिफिशरीज जो हैं वो बीजेपी भी है और टू सम एक्सटेंट नीतीश कुमार भी है। तो देखें नारियों की लोकप्रियता का जो रिटर्न गिफ्ट है वो इन दोनों में कैसे बढ़ता है, इट इज़ टू बी सीन। तो सर, आपके जवाब आधारित क्या ये कह सकते हैं कि जो नीतीश के पास महिला वोटर्स थे वो मोदी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं, अगर केंद्र और केंद्र की योजनाओं के पर्सपेक्टिव से देखें? देखो, मोदी इज एमर्ज एज ए नेशनल हीरो एट ऑल इंडिया लेवल फॉर वुमेन, दैट वे। एक राज्य की बात नहीं है ना। और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि 1.21 करोड़ रुपए महिलाओं को जो है और बाकी दूसरा जो इतना वेतन वगैरह है, क्या नीतीश कुमार कर सकते हैं स्टेट एक्सचेकर से? बिल्कुल नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के एक्टिव सपोर्ट के बिना, एक्टिव फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो नरेंद्र मोदी गरिमा है कि उन्होंने घोषणा खुद से नहीं की, नीतीश कुमार को साथ में खड़ा रखा, 75 लाख महिलाओं को जो चेक दिया उस दिन जो है, और ये कहा उन्होंने।
और वैसे भी ऑल इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार है ना डिक्लाइनिंग दैट वे जो है, नरेंद्र मोदी स्टिल एमर्जिंग, इवन एट 75 एमर्जिंग। अभी डाउनफॉल नहीं है किसी तरह का, ना फिजिकल ना उस तरह का पॉपुलरिटी का आपका जो है। तो जो महिला कार्ड का जो क्रेडिट है कंट्री में जब बात होती है, अदर देन बिहार बात करते हैं, तो नीतीश के बजाय ऐसा लगता है कि ये जो कार्ड है वुमेन कार्ड, ये मोदी को शिफ्ट हो गया है, ऐसा लगता है। सर, क्या इस चुनाव में जो MY समीकरण होता है, इसका अर्थ और परिभाषा बदल चुकी है? बदल दिया लोगों ने। पहले कहते थे मुस्लिम प्लस यादव MY, तो मुस्लिम प्लस यादव से अभी हो गया महिला प्लस नौजवान, यंग यूथ हो गया, इस तरह का चल गया नारा। ये सही है। सर, बीते 20 सालों में हमने ये देखा है कि चुनाव से पहले किसी भी तरीके के किए गए लोक लुभावन वायदों या घोषणाओं का नीतीश कुमार ने हमेशा विरोध किया है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया? देखो, समय, हालात, सत्ता में रहने की लोकप्रियता और दिल्ली का रिमोट कंट्रोल, दोनों बातें हैं ना साथ में। दिल्ली वाले जानते हैं उनकी प्लानिंग बेटर है, नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी बेटर है, उनका आकलन बेटर है नीतीश कुमार से। उन्होंने असेस किया है कि बड़ी बड़ी योजनाओं के अलावा चुनाव जीतना संभव नहीं होगा। और फिर एक बात और है ना कि हैं तो सब वेलफेयर स्कीम्स, कोई गैम्बल तो नहीं कर रहे हैं ना, पैसा कहीं जुए में इधर उधर नहीं डाल रहे हैं, दैट वे जो है। और नीतीश कुमार ये बात सही है, वो मन को समझाया होगा। बहुत सारे फैसले मन को समझाने से होते हैं, बहुत सारे फैसले दबाव में होते हैं, तो थोड़ा दबाव भी हुआ होगा। पहले तो कैबिनेट में यही कहा करते थे कि मैं किसी हालत में फ्री बिजली नहीं दूंगा, किसी हालत में ये फ्री सुविधा नहीं दूंगा, सब देनी पड़ी। तो इसमें क्या है, 75% तो इससे मुझे नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, उनका विजन है, वो दिखता है। 25% मन को समझा लिया नीतीश कुमार ने। तो एज ए पैकेज जो है ये सब योजनाएं लागू हो रही। केंद्रीय विद्यालय ऑफ कोर्स ये भी एक मुद्दा ऐसा था, नीतीश कुमार साथ खिलाफ थे इसके। कुशवाहा थे राज्य मंत्री शिक्षा के यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल स्कूल चाहिए मुझे यहाँ पे। उन्होंने इनकार कर दिया नीतीश कुमार ने, कहा मेरे पास ज़मीन नहीं है। वो धरने पे बैठ गए, नहीं हुआ। अब चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने वाया अमित शाह, वाया प्रधानमंत्री इस काम को करवाया। तो अब 19 जो है सेंट्रल स्कूल सैंक्शन हो गए हैं, दैट वे जो है। तो पार्ट ऑफ लाइफ है, टाइम इज ए हीलर, मन को समझाना पड़ता है। नीतीश कुमार इज नो एक्सेप्शन। उन्होंने देख लिया कि पहले मैं इनका विरोध करता था, आज समय की आवश्यकता है, वो जरूरत है हमारी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ द डे मान के उन्होंने इसको मंजूर कर दिया। जी सर, क्या नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाएं उनकी सरकार के एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड को दुरुस्त कर पाई? देखो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैंने कहा ना कि बिहार में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम था, क्योंकि वो काम करें या न करें, नीतीश कुमार के प्रति आज भी लोगों के मन में सम्मान का भाव है, आदर का भाव है। वो मुख्यमंत्री रहे न रहे, उस आदर के भाव में कमी नहीं है। वोट चाहे उनको कम दें हो सकता है, लेकिन आदर वो वहीं का वहीं है, दैट वे जो है। तो ज़्यादा नहीं था, और फिर स्वाभाविक तौर पे है, एक आदमी थोड़ा सा नाराज चल रहा है, थोड़ा सा डेफिसिट में, उसको आप इतनी सारी सुविधाएं दे देंगे, इतने सारे लोक लुभावन ये फैसिलिटीज़ दे देंगे, तो स्वाभाविक तौर पे होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इट हैज़ बीन ए मेजर सोर्स टू कम्बैट एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर इन बिहार। सर, कास्ट समीकरण और मुफ्त की स्कीम्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म, GST रिफॉर्म लागू किया है। तो सवाल यह है कि इस GST रिफॉर्म, क्योंकि ये घर घर में इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखेगा? एब्सोल्युटली 100% दिखेगा। बिहार कास्ट ओरिएंटेड है, सब कुछ है, इवन देन मेरिट काउंट्स। और अगर पैकेज है मान लो 4 लोगों का, या महिलाओं का ही पैकेज है मान लो, और मैं कहता हूँ 70% महिलाएं जा रही हैं एक मुश्त वोट देने इनको, बीजेपी और इनको जो है, तो अब मान लीजिए 5% इसके भी आप ऐड कर लीजिए GST के अंदर। उसके अंदर 2.5 लाख करोड़ का है रिलीफ जिसे कहते हैं, और जहाँ 12% टैक्स था वो 5% टैक्स आ गया है। और कहाँ आया है, जिन चीज़ों पे आया है, आपके घर में अगर 10 चीज़ें आती हैं तो 99% चीज़ों पे वो रिलीफ लागू होता है आज जो है। तो हर आदमी प्रभावित हुआ, चाहे 100 रुपये सही, लेकिन बिहार के आदमी के लिए, और कोई भी आदमी, पैसा सबको अच्छा लगता है, दैट वे जो है। अब टिकट जा रहे हैं, यहाँ से जयपुर जा रहे हैं मान लो, 300 रुपये लगते हैं, 200 रुपये लग रहे हैं, तो अच्छा लगेगा 100 रुपये, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, फील गुड फैक्टर जिसे कहते हैं, अच्छा इम्पैक्ट। सर, संयोगवश पीएम मोदी के लगातार सत्ता में रहने के इसी 7 अक्टूबर को सिल्वर जुबली मनाई गई थी। अब ऐसे में आम जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर से जो हम कह सकते हैं कि एक इमेज बनती है कि वो एक कामयाब प्रधानमंत्री हैं, एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं, और हम देखें कि इलेक्शन भी हैं बिहार में, तो मतदाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स, फेस वैल्यू पे आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है। अब नरेंद्र मोदी बिहार में कहीं संबोधित करने जा रहे हैं, तो आम आदमी सोचता है कि यार ये 25 साल से आदमी पावर में है, ये 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है, और कितने धड़ल्ले से काम कर रहा है, कितनी मजबूती से काम कर रहा है। कभी पाकिस्तान को ठोकते हैं, कभी किसी को करते हैं, कभी रिलीफ देते हैं GST में, कभी कुछ करते हैं, कभी नक्सल को ठोकते हैं वहाँ जा करके। वो अमित शाह अलग हीरो बनने वाले हैं, देखिए आप ये।
अब वास्तव में ऐसा लगने लग गया है कि 2026 में नक्सल खत्म हो जाएगा, दैट वे जो है। अभी कल परसों मैंने पढ़ा कि 5 करोड़ का फिर किसी के हेड पे उसको लाए हैं जो है पकड़ के, और बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ओवरऑल क्या नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, उसको प्रचारित करने का एक अवसर था कि आज हमारे शासन के 25 वर्ष हो रहे हैं। सरकार के प्रचार तंत्र में तो यही अवसर होते हैं जनता तक पहुंचने के, तो जनता तक इस पार्ट को भी पहुंचाया गया। सक्सेस स्टोरी जो नरेंद्र मोदी की है, भाजपा की है, जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं आज जो है, उसका जो एक्सटेंशन है उसके रूप में इसको बिहार में इसको पहुंचाया गया। तो अच्छी बात है, सरकार करती है। सर, क्या आपको लगता है कि अपनी अति महत्वाकांक्षाओं के चलते पीके का अंततः अरविंद केजरीवाल जैसा होगा? ये तो थोड़ा ज़्यादा है, नहीं हो, ईश्वर करे ऐसा। उनका अंत बहुत दुखद था, इन्हें वे दुखद ही है, जेल में रहे और किया सारा उस तरह से जो है। पीके का इतना हालांकि महत्वाकांक्षा है उनकी, और वो भी कांग्रेस का विकल्प बनने की सोचते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में इसीलिए बर्बाद हुए कि किसी ऐसे व्यक्ति का विकल्प बनना चाहते थे, दैट वे जो है, जो संभव नहीं था या भाग्य ने साथ नहीं दिया उनका, ये है। आदित्य हंसराय, इसको कोई रेफरेंस ध्यान है जो है, ठीक। तो विकल्प की बात है, तो वो भी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते हैं, ये जो है पीके। केजरीवाल विकल्प बनना चाहते थे। अगर पीके अपने इंटीग्रिटी वैल्यू सिस्टम को ऐसा ही रखते हैं तो ठीक है, उनके जीवन में ऐसी कोई त्रासदी नहीं होगी, जेल जाना करना इस तरह की बातें नहीं होंगी, दैट वे है जो कहा जाए तो। और लगता नहीं है कि ऐसा, बट ही शुड बी कॉशियस। लेकिन उनको केजरीवाल अगर भाग्य में लिखा है उनका केजरीवाल बनना, तो इसमें 2-3 साल लगेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ टू अर्ली टू से क्यों केजरीवाल बनेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम कि ऐसा नहीं बने। जी सर, लेकिन अगर ओवैसी की बात करें तो बिहार में ओवैसी तेजस्वी से 6 सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस कोई भाव उनको नहीं दे रही, तो ऐसे में सर आरजेडी और कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का नुकसान नहीं होगा क्या? नुकसान है, लेकिन कुछ बातें इनएविटेबल होती हैं, रोक नहीं सकते। अब कांग्रेस की दुविधा है कि हम ओवैसी का हाथ पकड़ते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो हमारा भी प्रो मुस्लिम इमेज ऐसी बन जाएगी, बीजेपी वाले खा जाएंगे बिल्कुल ही। अब ठीक, ओवैसी जो है अभी तो राष्ट्रवादी मोड में है। अभी उन्होंने पहलगाम के मुद्दे पे जो है ना पाकिस्तान की आलोचना की। विदेश गए तो भारत सरकार की लाइन को टो किया उन्होंने, वहाँ भी आलोचना की पाकिस्तान की, इस्लामिक देशों के सामने भी आलोचना की। लेकिन आज भी जो चेहरा है ओवैसी का, वो हार्डकोर मुस्लिम चेहरा है। कांग्रेस उनसे अलाइन नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस ने रुचि नहीं ली। अब वो क्या है कि वो बदले की भावना को उतर आए हैं। वो कहते हैं कि आई टीच यू लेसन, दैट वे जो है। और वो कहते हैं बहुत महंगा पड़ेगा आपको, आपने मेरे को 6 सीटें नहीं दी, मैं 60 सीटों का आपका नुकसान करूंगा। तो भाग्य की बात है। और फिर वही बात है, अल्टीमेटली वो 4, 6, 8 जो भी सीट जीत के लाते हैं, अगर वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी गेट पे, अमित शाह के गेट पे खड़े मिलेंगे आपको, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, दैट वे जो है। तो फिलहाल तो ओवैसी का जो नुकसान है डायरेक्ट, वो कांग्रेस और आरजेडी को है, ऐसा लगता है। सर, आपको लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में चिराग पासवान एक दलित वर्ग के हीरो की तरह उभरे हैं? सही है, हीरो थे वो। उनका हीरो का जो इमेज है, जो नैरेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, वो जिसे कहना चाहिए मजबूत हुआ है, दैट वे जो है। और आप देखिए 5-5.5% वोट तो है उनके पास। और अब जिस तरह से उनका मान मुनब्बल क्या होता है, इस तरह से हुआ है उनका मनोहार, और ये सब हुआ है चुनाव में। चाहे वो स्टेज मैनेज्ड ही था, ये दिखाना कि हम मना रहे हैं उसको, वो मान नहीं रहा है, वो एक पल के लिए मान भी लेते हैं, तो उससे उसका ग्राफ, उसका शेयर जो है ना बढ़ा है मार्केट में, दैट वे जो है। और ये जो चुनाव खत्म होगा, और इसमें चूंकि आई होप दिस चिराग विल परफॉर्म बेटर, हिज पार्टी विल परफॉर्म बेटर, तो उसका जो बेस है एज ए दलित लीडर जो है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यू कैन से ही कंटिन्यूज टू बी हीरो ऑफ दलित्स इन बिहार। सर, इसी बीच अमित शाह ने कहा कि बिहार में 4 बार दीपावली मनेगी, इसका मतलब क्या है? हाँ, उत्साह में कहा उन्होंने, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 बार दीपावली है, ठीक। उन्होंने कहा एक तो जीएसटी की दीपावली थी नवरात्र के पहले दिन, और एक ये दीपावली हम 160 सीट से जीते करेंगे, दिवाली मनाएंगे इसको। 160 का पीएम ने नहीं कहा, लेकिन भी जीतेगी सरकार, एनडीए जीतेगा। और वहाँ पे अमित शाह ने कहा था कि पहली तो राम मंदिर की दीपावली अयोध्या की थी, जेन्युइनली पूरे देश ने मनाई उसको। दूसरा 75 लाख महिलाओं को जो पैसा ट्रांसफर किया नरेंद्र मोदी ने बिहार में, वो थी। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि ये जीएसटी था, खुशी थी। और चौथा बोले 160 सीट हम जीत के आएंगे तो दिवाली मनाएंगे। तो लेट्स होप एंड वी ऑल गुड लक एंड गुड विशेस टू दिस थॉट। सर, आखिर बिहार विधानसभा चुनाव जीतना प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए कितना जरूरी है? ऑफ कोर्स, देखो हर चुनाव युद्ध की तरह होता है, और अमित शाह हमेशा कहते हैं कि हर युद्ध को जीतना है।
ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, हर युद्ध को जीतना है, पराजय उनको स्वीकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी की किताब में असंभव नहीं है, कई दफा तो कहते हैं ना कि चुनौती को चुनौती देना मेरा काम है, दैट वे जो है। और आगे फिर सारा सर्वाइवल है आपका, पॉलिटिकल सर्वाइवल है। आगे चुनाव है, देखिए बंगाल में चुनाव है, फिर केरल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पांडिचेरी में चुनाव है, दैट वे जो है। तो मनोबल तो बनता है ना खुद का, कार्यकर्ताओं का भी। और वैसे भी क्या है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए तो हर चुनाव को जीतना जरूरी है। और उनके लिए जो 5 साल का समय होता है चुनाव जीतने के बाद, वो भी हर दिन चुनाव की तैयारी जैसा होता है। तो इसलिए इनके लिए, या कहीं कि इनका पैशन है हर चुनाव जीतना, तो उसी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए इनका ये कि इस चुनाव को भी जीतना है। सर, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव में आरएसएस का रोल क्या होगा? आरएसएस का रोल मेजर रोल है, जैसे ग्राउंड लेवल पे होता है, ग्रास रूट लेवल पे होता है। जिस तरह से जो है ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया उन्होंने, त्रिशूल के नाम से आरएसएस काम कर रहा है। हजारों कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, सैकड़ों टोलियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे जो है। आरएसएस पूरी तरह से एक्टिव है। और एक्चुअली क्या है कि लोकसभा चुनाव के इसमें थोड़ा संशय हुआ था, 240 की बात आई थी, उसके बाद से तो हर राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं आरएसएस पूरा एक्टिव है, बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और इसीलिए विक्ट्री आ रही है सब। तो बिहार की जीत जो होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ साथ आरएसएस का भी एक रोल होगा। इस तरह से जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, आरएसएस प्योरली एक्टिव है, इस तरह से कंप्लीटली एक्टिव है इस चुनाव के अंदर। सर, कई राज्यों में बीजेपी ने फिल्म स्टार, लोक गायकों को टिकट दिया था। अब बिहार में युवा गायिका है मैथिली ठाकुर, उनको टिकट दिया है, तो इसका कितना फायदा मिलेगा बिहार चुनाव में? फायदा ये है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, और एक मोराल बूस्टर होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज भी जाता है। और ये स्टार्स वगैरह गायक पॉपुलर तो होते हैं पब्लिक में, और एक यंग फेस है, और उसने बयान भी अच्छे दिए हैं। उसने कहा है कि मैं तो बदलाव करने आई हूँ, बदलाव चाहती हूँ, और मैं गांव जाके काम की ओर लौटना चाहती हूँ। तो नरेंद्र मोदी का एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल एक यंग अनजान व्यक्ति को, साफ सुथरे आदमी को टिकट देना, राजनीति में एक शुद्धिकरण का एक चैप्टर ऑन करना, या ये कहना कि भाजपा हार्डकोर पॉलिटिक्स से हटके, कास्ट, क्रीड, इस सब से हटके जो है ना मेरिट के आधार पर टिकट देते हैं जो है। तो टिकट दिया उन्होंने, इसका अच्छा मैसेज यंग जनरेशन बिहार की जो है, खास करके वेमेन जो है, उसमें इसका अच्छा मैसेज। सर, चुनाव से ठीक पहले महिला कार्ड की तरह बीजेपी ने खेला 62,000 करोड़ का यूथ कार्ड। क्या ये सचमुच कारगर साबित होगा चुनाव में? ऑफ कोर्स, आप देखिए अब जो उसमें 62,000 करोड़ का जो बजट है, तो 60,000 करोड़ से तो क्या 100 IITs बनेंगे, 4 यूनिवर्सिटीज बनेंगी। और उसमें आप देखिए कि 5 लाख युवक ऐसे हैं जिनको 2 साल तक 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। तो यूथ मोबिलाइजेशन है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ यूथ, ये इसका टारगेट है। चुनाव के समय हुआ है ये, तो निश्चित तौर पे एक माहौल बनता है। जो पहले मैंने इसका नारा बदल गया यहाँ पे, और महिला प्लस यूथ हो गया है, उसको देखते उसकी पृष्ठभूमि में 62,000 करोड़ का जो पैकेज दिया प्राइम मिनिस्टर ने, इट्स ए वेलकम पैकेज। सर, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए भी 35,000 करोड़ का विशेष पैकेज जारी किया, तो उस चुनाव में उसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। देखिए, महिला है, किसान है, जो कहा ना बीजेपी जो 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, मोदी, मंदिर और महिला, दैट वे जो है। तो कृषि भी एक उसका पार्ट है, कंपल्सरी कंपोनेंट है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी का जो है। तो किसान के प्रति 35,000 करोड़ का पैकेज निश्चित तौर पे इसकी सराहना है एग्रीकल्चर वर्ग में जो है। और हो क्या रहा है, 2 बड़ी स्कीम्स उन्होंने अनाउंस करी हैं इसके लिए जो है, और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट छांटे हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो कंपेरेटिवली पुअर है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट जो है उनको मजबूत करेंगे, और किसान को जो है ना उत्तम तकनीक के जो है ना